नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त डॉक्टर निष्ठा और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम संवाद में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप्स के बारे में, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना यही रहा है कि स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना और उनके लिए नौकरियां क्रिएट करना, कि वो दर दर नौकरी के लिए भटके नहीं बल्कि अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो सकें। और तभी आगाज़ हुआ था स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम का, जो 16 जनवरी 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगाज़ किया था स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम का। जी हाँ, और आज उसी से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, जिसमें हम बातें करेंगे कई सारे स्टार्टअप्स के बारे में, क्या कुछ बेनिफिट्स उन्हें मिल सकते हैं, कितने सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स में वो इंक्यूबेट हो सकते हैं, क्या स्कीम्स हैं, योजना है हमारी सरकार की। ये तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और इसके लिए हमारे पास स्टूडियो में आज मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट्स। हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं आभा मैम, योगेश सर, सुधांशु सर, अनुराग सर, वीरेंद्र सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पे। और हम तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं हमारे साथ स्टूडियो में ऑडियंस भी मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के जाने माने स्टार्टअप्स ही यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो भी अपने सवाल जवाब हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कर सकते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। चलिए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि क्या कुछ खास है इस स्टार्टअप प्रोग्राम में, और क्या कुछ नए नए स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस पीपल कैन ये सब काम कर सकते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में। बिल्कुल, सबसे पहले मैं यहाँ पे रुक करना चाहूँगी और जानना चाहेंगे हम आभा मैम से स्टार्टअप्स के बारे में। मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी योजना निकालती है स्टार्टअप्स के बारे में, बहुत कुछ बात होती है, तो हमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि एमपी में जो इकोसिस्टम है, एमपी में जो सेंटर है हमारे स्टार्टअप्स का, वो उसके क्या कार्य प्रणाली है, क्या कुछ करती है वो स्टार्टअप्स के लिए। ओके, थैंक यू निष्ठा। जो स्टार्टअप्स इस सीरीज़ को देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये जान लें कि मध्य प्रदेश में एक स्टार्टअप सेंटर खोला गया है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए काम करता है। जो अभी लास्ट ईयर जो पॉलिसी निकली थी, स्टार्टअप पॉलिसी 2022, उसके तहत जितने भी बेनिफिट्स हैं उसको स्टार्टअप्स को देने के लिए और स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए, मेंटर करने के लिए, गाइड करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये सेंटर बनाया गया है। और ये बेस्ड है भोपाल से, बट आप हमें कभी भी कहीं से भी रीच आउट कर सकते हो मध्य प्रदेश से, क्योंकि नंबर है पोर्टल पे, वेबसाइट पे, आप देखिएगा, और कुछ भी आपको जानना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पॉलिसी के तहत क्या क्या चीज़ें ऐसे हैं जो स्टार्टअप्स को हेल्प कर सकते हैं जी। तो पॉलिसी के तहत ये है कि काफ़ी सारे स्कीम्स ऐसे बनाए गए हैं जिससे कि स्टार्टअप्स बेनिफिट कर सकते हैं। अगर मैं एक चीज़ की बात करूं, जैसे रेंट की बात करें, आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया तो आपको उसको चलाने के लिए कोई जगह चाहिए, या तो अगर जैसे आप आइडिया या प्रोटोटाइप लेवल पे हैं तो आप मेरे यहाँ साथ में बैठे हुए दो दोस्त हैं जो इंक्यूबेशन सेंटर से हैं, उनके साथ मिल सकते हैं। बट आप जैसे ही ग्रो करते हैं तो आपको अपनी जगह चाहिए, तो जब अपनी जगह चाहिए तो आपको रेंट पे लेना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा। स्टार्टअप्स नॉर्मली रेंट करते हैं क्योंकि इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है जी। तो अप टू 5,000 रुपीज़, विच इज़ अप टू 50% ऑफ आपका जो रेंट गया है वो दिया जाता है पर मंथ हमारे यहाँ से, स्टार्टअप सेंटर से, फॉर 3 years। फिर आप बात करते हैं कि जब आपने ये शुरू कर दिया तो आपके जैसे IPRs है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने कुछ भी आइडिया आप लेके आए हो मार्केट में, उसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो इस पॉलिसी के अंडर 5 लाख तक जो है आपको रीइंबर्समेंट दिया जाता है, आपने जितना भी खर्चा किया है IPR लेके आने के लिए। मतलब IPR मतलब पेटेंट, कॉपीराइट, इस तरीके से जो चीज़ें हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं अगर यहाँ पे बोलना शुरू करूँगी तो शायद पूरी सीरीज़ मेरे सिर्फ पॉलिसी के ऊपर ही बन जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप इस वेबसाइट पे जाइए, मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर गूगल टाइप करिए और उस पर जाइए और देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी जब बातें होती रहेंगी तो मैं और भी चीज़ें बताती रहूँगी। बट नाउ बैक टू यू। बिल्कुल मैम, आपने बहुत खूबसूरती से हमारे दर्शकों को समझाया कि वो कैसे रजिस्टर कर सकते हैं वेबसाइट में अपने आप को। यहाँ पे एक सवाल और मेरे जहन में आता है वीरेंद्र सर से, क्योंकि वो बैंकिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बैंक कैसे सपोर्ट करता है स्टार्टअप को, वो क्या कैसे लोन्स में या फिर फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करता है स्टार्टअप्स को। संवाद के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सरकार बैंकों के माध्यम से काफ़ी सारी योजनाएं
स्टार्टअप्स के लिए इम्प्लीमेंट करती है, केवल स्टार्टअप ही नहीं बाकी एमएसएमई उद्योगों के लिए भी, जिसमें मैं आपको कुछ उनकी योजनाएं आपको बताना चाहूँगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो 50,000 से 10 लाख तक के लोन को कोलैटरल फ्री आपको प्रोवाइड करती है। सरकार सभी सेगमेंट जो छोटे उद्योग हों चाहे वो बड़े उद्योग हों, सभी के लिए उनके पास एक स्कीम है। जैसे कि आप बड़े कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो वो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको आप पीएमईजीपी के नाम से जानते हैं, उसमें ले सकते हैं। एमपी स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे एक अपनी स्कीम है सीएम उद्यम क्रांति योजना के तहत चला रही है, जिसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। इसके बाद बैंक्स भी अपने अलग से प्रोडक्ट्स स्टार्टअप्स के लिए लाते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया का स्टार्टअप इंडिया प्रोडक्ट है जो सभी स्टार्टअप्स को 10 करोड़ तक कोलैटरल फ्री लोन देता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी के तहत दिया जाता है जी। इस संदर्भ में जो स्टार्टअप्स हैं उनको इन प्रोडक्ट्स के बारे में कम जानकारी है, इसलिए वो बैंक्स को अप्रोच नहीं करते। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी निकटतम शाखा के पास जाके उनसे पता करें कि क्या उनके लिए बेहतर प्रोडक्ट मिल सकता है। बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरती से सर ने हमें यहाँ पे समझाया कि आप निकटतम जाके अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या कुछ योजना चल रही है स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत। यहाँ पे एक सवाल और हम यहाँ पे योगेश जी से पूछना चाहेंगे सर, क्योंकि आप इंक्यूबेशन सेंटर देखते हैं, तो सर थोड़ा सा हमारे स्टार्टअप्स को बताएं कि मेंटरशिप की क्या ज़रूरत होती है और कैसे अपार्ट फ्रॉम मेंटरशिप और क्या क्या बेनिफिट्स इंक्यूबेशन सेंटर से उन्हें मिल सकते हैं। जी निष्ठा जी, मैं बीनेस्ट इंक्यूबेशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। सिंस इट्स इंक्यूबेशन सेंटर बिलोंग्स टू स्मार्ट सिटी विच इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी। तो गवर्नमेंट इंक्यूबेशन सेंटर कैसे काम करते हैं, उनका क्या अप्रोच होता है? मेजरली ये वही सारी सर्विसेज देते हैं जो कोई एक इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड करता है, बट इट्स नॉट जस्ट अ कोवर्किंग स्पेस। यहाँ पे सिर्फ स्पेस दी जाती है, बट आपको मेंटरशिप, जैसा निष्ठा जी ने बताया, मेंटर्स का जो मेन रोल रहता है वो ये रहता है कि आपको आपके क्लटर्स को दूर करें और आपका विजन क्लियर रखें। आपको क्या करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आपको क्या नहीं करना है ये वो गाइड करते हैं आउट ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस। तो इसलिए आपको मेंटर या कोच होना आपके स्टार्टअप जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको मेंटरशिप के अलावा, जैसे कोवर्किंग स्पेस है जहाँ पे आपको इनिशियल रेंटल ना देना पड़े, तो आप एक साइलो में काम ना करते हुए एक अंडर वन अम्ब्रेला एक पीयर लर्निंग के माहौल में आप काम करते हैं, जहाँ पे आपके जैसे और भी स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। तो अलग अलग स्टेजेस पे रहते हैं, क्योंकि बीनेस्ट एक सेक्टर एग्नोस्टिक इंक्यूबेशन सेंटर है, तो वहाँ पे सभी आइडिएशन, ट्रैक्शन या ग्रोथ स्टेज के स्टार्टअप काम करते हैं। तो जो आप जर्नी जी रहे हैं वो आपके साथ अपने पीयर्स जो स्टार्टअप्स है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप उनकी लर्निंग, उनके एक्सपीरियंस से आप अपनी लर्निंग ले सकते हैं कि हाँ हमें ये वाला काम नहीं करना है, फेज़ वाइज हमें ग्रो करना है। तो ये जो सपोर्ट है, चाहे वो AWS क्लाउड क्रेडिट्स हो या इंटरनेट फैसिलिटी हो, चाहे लैब फैसिलिटी हो, चाहे वो आपके इंटरेक्टिव सेशंस हो, या वन ऑन वन हैंड होल्डिंग सपोर्ट फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो आप बनना चाहते हैं उसी इंडस्ट्री, जैसे पेटीएम हो गया, रेजर पे हो गया, या कोई फिनटेक स्टार्टअप के को एक्सपर्ट मेंटरशिप चाहिए, तो हम डायरेक्टली उनके साथ कनेक्ट करते हैं ताकि उनके विजन क्लियर हो। आप अपने पैशन से ये सारी चीज़ें बिल्कुल कर सकते हैं, बट आप अगर 10 रास्ते अपनाओगे तो आपका टाइम और रिसोर्स वेस्ट होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट किसी स्टार्टअप की लाइफ में जो रिसोर्स होता है वो उसका टाइम होता है, दैट इज़ द रिसोर्सफुल एसेट। तो अगर वो 10 रास्तों पे ना जाके किसी एक रास्ते के लिए विलफुली एग्रेसिवली ग्रो करते हैं, तो वो उनके लिए, उनके स्टार्टअप के लिए बहुत बेहतर होता है। इसके साथ ही हम बहुत सारे हैकाथॉन्स करवाते हैं, बूट कैंप्स करवाते हैं, जिसमें कि जो कि हमारी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है। सब लोग पूछते हैं कि भाई बीनेस्ट में इंक्यूबेशन कैसे दिया जाता है। तो बीनेस्ट में इंक्यूबेशन देने के 2 तरीके हैं। एक तो हम हैकाथॉन, स्मार्ट सिटी हैकाथॉन जिसे हम कहते हैं, उसमें इंडिया में आप कहीं पे भी हो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और उस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि ये स्मार्ट सिटी की सब्सिडरी है, इसलिए मेजरली जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती है वो स्मार्ट सिटी फोकस होती है, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर हो, ई मोबिलिटी हो, ICT इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो नई टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट
स्टार्टअप्स को या बडिंग स्टार्टअप्स को थ्रो करते हैं। उन 48 आवर्स के इवेंट में वो दे कम अप विद अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और उसको हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, और उसमें से जो टॉप 20 टॉप 30 निकल के आते हैं उनको फिर हम लोग इंक्यूबेशन सेल में डालते हैं, जिसमें कि वो 1 साल तक अपने क्वार्टरली माइलस्टोन अचीव करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये बीनेस जो इंक्यूबेशन सेंटर है पिछले 5 सालों से लगभग काम कर रहा है, और लगभग 170 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को इन्होंने ग्रेजुएट किया है, जिसमें से 25 स्टार्टअप्स ने 14 करोड़ की फंडिंग भी उठाई है, प्राइवेट एंजल इन्वेस्टर से उठाई है, जिसमें से द कबाड़ी वाला, द स्टार ब्रू, विजबी, दीज आर द वेरी नोन नेम्स जो कि नॉट ओनली इन भोपाल बट इंटरनेशनली इनका नाम हुआ है। कहीं ना कहीं इनको अवार्ड्स मिले हैं, कहीं ना कहीं इनको फंडिंग मिली है, और ये इस तरीके से हम लोग पिछले 5 सालों से अब एज अ इंक्यूबेशन काम कर रहे थे। पिछले 2 सालों में हमने इसको थोड़ा सा तेज़ी दिखाई है और एक्सीलेटर मोड में गए हैं। सो बीनेस इज नाउ अ एक्सीलेटर प्रोग्राम। सो वी आर रनिंग अ कोहोर्ट जिसमें कि एक्सीलेटर आप ट्रैक्शन इंक्यूबेशन सर्विसेज, अब हम लोग कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड हो गए हैं कि आप अपने ईडी सेल को इंक्यूबेशन में कन्वर्ट कर दें और हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए आएँ, क्योंकि अब हमारे पास सस्टेनेबल फंड है जिसको हम स्टार्टअप इंडिया सीड फंड कहते हैं। वो ग्रांट है जिसको हम स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनकी इनिशियल ग्रोथ में हम लोग भागीदार बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खूबसूरती से हमारे दर्शकों को समझाया योगेश जी। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप बीनेस से कनेक्ट होना चाहें तो आप इनकी वेबसाइट में भी जा सकते हैं। जैसा कि सर ने हम सभी को बताया कि अब वो एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स भी हैं और कई सारे हैकाथॉन्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे बीनेस में होती रहती है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पर आपको मेंटरशिप मिल सकती है, फंडिंग की गाइडेंस मिल सकती है और बहुत सारी तमाम चीज़ें भी मिल सकती है। क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कई सारे जाने माने स्टार्टअप्स भी, इकोसिस्टम के कई सारे स्टार्टअप्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगी कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं जो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहें तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। मेरा सवाल डॉक्टर आभा से है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट है? ओके, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक्चुअली बहुत सारे स्कीम्स हैं विच इज़ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। हमारे यहाँ से स्पेसिफिकली ये है कि अगर आप कोई फंडिंग लेके आते हैं तो 18% ऑफ दैट फंडिंग वो आपको दिया जाता है एज ए ग्रांट। तो मान लीजिए आप 1 करोड़ की फंडिंग लेके आते हैं तो 18% ऑफ दैट, मतलब दैट इज़ गिवन टू यू फ्री एज ए ग्रांट, तो एज अ सपोर्ट, ताकि आप मतलब और भी बढ़े जी। तो इसके अलावा भी दिस गोज अप टू 72 lakhs, मतलब टोटल जो है दैट यू कैन टेक फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर योर फंडिंग इज अप टू 72 lakhs। तो जितना आप अपना और फंडिंग लेके आएंगे उतना आप ग्रो करते जा सकते हैं, बट अप टू 18% ऑफ वॉट एवर फंडिंग अप टू ए लिमिट ऑफ 72 lakhs यू कैन गेट। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पे हमारे साथ कई सारे स्टार्टअप्स भी यहाँ पे हम मौजूद हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि विजय जी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप अपने स्टार्टअप्स के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्या स्टार्टअप है और क्या आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इस स्टार्टअप को लेने की? मेरा नाम विजय आनंद सक्सेना है। मेरे स्टार्टअप का नाम अकाउंटेंटोलॉजी है। हम लोग जीएसटी जैसे ही इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बाद हम लोगों ने जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाया था। आज हमारा सॉफ्टवेयर ऑल ओवर इंडिया में हम सेल करते हैं। बाकी इसकी इंस्पिरेशन मैं कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया इनिशिएटिव लिया था, एक जीएसटी को इन्वॉल्व किया था, क्योंकि कई बड़ी कंट्रीज़ में जीएसटी इनेबल्ड था ऑलरेडी और हमारी कंट्री में आया था, और अभी हम अपने ही सॉफ्टवेयर को कई और कंट्रीज़ में भी इनेबल करने वाले हैं। थैंक यू। बिल्कुल, यहाँ पे एक सवाल और हम जानना चाहेंगे, जैसे कि हाल ही में मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, DPIIT की रिपोर्ट थी ये, जिसमें कहा गया था कि दिसंबर 2022 में 9 लाख से भी ज़्यादा नौकरियाँ, मतलब एक आंकड़ा एक पार हो गया है जिसमें ये बताया गया है कि 9 लाख से भी ज़्यादा नौकरियाँ सिर्फ स्टार्टअप इकोसिस्टम से जनरेट हुई हैं। तो यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में आता है अनुराग जी से। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके भी यही विचार हैं कि जब ये इकोसिस्टम इतना बूम में है और 2023 को ऐसे गोल्डन पीरियड माना जाता है स्टार्टअप्स के लिए, तो ये कैसे नौकरियां क्रिएट कर रहा है बाकी सारे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए अगर हम देखें तो जितने भी जो स्टार्टअप होते हैं, क्योंकि लगभग सारे युवा ही को फाउंडिंग मेंबर होते हैं किसी भी स्टार्टअप के, तो जब एक युवा एक अपनी टीम बना रहा होता है तो वो ये देखता है कि जो समकक्ष उनकी एज वाले हों या बाकी सारे लोग हों, तो ये हमारे जो देश के युवा हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी और एरा चल रहा है, जिसमें सिमिलरली एक 21, 22, 25, 26 साल के जो युवा हैं
वो अपना एक स्टार्टअप चालू कर रहे हैं और उनको वो यूनिकॉर्न या बाकी सारे अलग अलग स्टेटस तक के ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जी। जब वो पूरी ऊर्जा लगाते हैं तो उस टाइम पे जो उन्हें जो टीम की रिक्वायरमेंट है वो टीम युवाओं की है। अगर हम हमारी दर्शक दीर्घा में भी अगर हम देखेंगे तो हमारे जितने भी चेहरे दिख रहे हैं वो सारे के सारे युवा हैं। जी। तो जब ये युवा एक अपनी एक टीम बनाते हैं, ये पूरी की पूरी युवा टीम बना रहे हैं जी। और इस वजह से उनको जो एम्प्लॉयमेंट भी जो जनरेट कर रहे हैं वो सिमिलर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। और एक स्टार्टअप जब अपने साथ वालों को जब मौका देता है तो जब हम एक चीज़ देखते हैं कि आज आप स्टार्टअप का पैकेज देखेंगे, जब स्टार्टअप एम्प्लॉयमेंट पैकेज ऑफर करता है तो वो एक सस्टेनेबल जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं मार्केट में, उनके एस्टेब्लिश्ड सीटीसी रेट से ज़्यादा ऑफर कर देता है। जी। वो इसलिए भी करता है क्योंकि जब एक स्टार्टअप अपने साथ वालों को ऑफर करता है या जो नए एम्प्लॉयज़ लाता है, वो उसके लिए मार्केट में एक एग्जिस्टिंग एक सस्टेनेबल कंपनी का कंपटीशन है जी। कि कोई भी एक व्यक्ति जाएगा तो वो टाटा या बिरला की कंपनी में ज्वाइन करना प्रेफर करेगा, ना कि एक अकाउंटेंट लाला जी या गाड़ी रिपेयर में। जी। तो अब अकाउंटेंट लाला जी गाड़ी रिपेयर या और भी जो हमारे साथ के जो दूसरे स्टार्टअप हैं उनके पास एक कंपटीशन है कि हाउ वी हैव टू अट्रैक्ट द टैलेंट। जी। तो वो टैलेंट अट्रैक्ट करने के उनके अलग अलग तरीके हो जाते हैं। तो वो एक युवाओं के लिए एक तो सीखने का भी अपॉर्चुनिटी होती है, दूसरा एक और चीज़ होती है कि स्टार्टअप एक बहुत छोटा इकोसिस्टम हो जाता है। यहाँ पे एंड टू एंड लर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर, जो स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं उनके लिए, दोनों के लिए एंड टू एंड लर्निंग एक छोटे से पीयर में चल रही होती है। दे स्टार्टेड विथ अ टीम ऑफ 10-15 एंड ओवर ए पीरियड ऑफ 2-3 साल में वो लोग जो हैं 400-500 लोगों की टीम तक के पहुंचते हैं। तो ये जर्नी अपने आप में एक एक्साइटिंग है, तो वो युवाओं को फैसिलिटेट करती है स्टार्टअप ज्वाइन करने के लिए। और दूसरा ये भी होता है कई बार, जैसे हम देखते हैं कि फ्लिपकार्ट है, जी। फ्लिपकार्ट से ही फ़ोन पे आया या बहुत सारे दूसरे स्टार्टअप बन गए। तो ये भी एक अपने आप में एक युवाओं के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है कि भाई हम एक किसी स्टार्टअप में काम करेंगे तो हो सकता है आगे चल के हम खुद का भी स्टार्टअप चालू कर दें, और वो हो भी रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जैसा कि दर्शकों आप सब जानते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे स्टार्टअप्स भी मौजूद हैं और कई सारे सफल स्टार्टअप्स यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका क्या स्टार्टअप है, क्या कुछ इनोवेशन आपने करी है। जी नमस्कार, मेरा नाम अनुभा सिंघी है और मैं फिजिक्योर चेन ऑफ एडवांस्ड फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स की फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। फिजिक्योर की स्थापना हमने 2020 में 4 क्लिनिक्स के साथ की थी भोपाल में, और फिर एमपी स्टार्टअप कॉन्क्लेव में हमें एक्सपेंशन ग्रांट भी मिली, जिसकी सहायता से हमने उसको एक्सपैंड करा और आज हम सागर में सेंट्रल इंडिया के पहले न्यूरो रिहैबिलिटेशन अस्पताल के साथ और 10 और क्लिनिक्स के साथ मौजूद हैं। तो मुझे एक सवाल है डॉक्टर आभा मैम से कि जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो जब हम मध्य प्रदेश से बाहर जाना चाहते हैं, जैसे अभी हम जयपुर में भी आए हैं, तो काफ़ी सारे नए कंप्लायंसेस मीट करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या हेल्प और सपोर्ट मिल सकता है गवर्नमेंट से, ताकि हम को नए चैलेंजेस फेस ना करने पड़े और हमारी जर्नी थोड़ी ज़्यादा स्मूथ हो। Right, Anubha. So, under the startup policy, there are 4 experts who are there. 4 experts हैं, तो उसमें से हमारे एक एक्सपर्ट जो है वो लीगल एक्सपर्ट हैं, जो सिर्फ स्टार्टअप्स किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो उनका काम यही है कि जैसे आप एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, दूसरा स्टेट छोड़िए, दूसरे कंट्री में जब आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या कंप्लायंसेस आपको देखना है, वो आपको उसमें हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो आपको कनेक्ट भी करते हैं ऐसे लोगों से जो आपको मेंटर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो लीगल एस्पेक्ट तो एक ये रहा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट ये भी है कि मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर के अंडर एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की स्थापना की गई है, जिसमें 4 ऐसे AIFs हैं विच आर गिविंग फंडिंग ऑल्सो फॉर यू टू ग्रो। तो आप एक लेवल पहुंचने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल जाने के लिए पैसा भी चाहिए, लीगल गाइडेंस तो चाहिए ही चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो अंडर द AIFs द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पुट इन 10 crores एंड और जो AIFs है वो उतना ही या उससे ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। तो ये कॉर्पस फंड भी है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपको गाइडेंस मिले, जिससे आपको हेल्प मिले,
जैसे मैंने कहा ना, आपके जर्नी के हर एक स्टेज पे आपको सपोर्ट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल, आप जुड़ सकते हैं एमपी स्टार्टअप सेंटर से और बहुत सारे बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं, जैसे कि मैम ने बहुत खूबी से बताया हमें। यहाँ पे हमारे साथ जैसे एक्सपर्ट पैनल में सुधांशु जी भी बैठे हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं सर कि जब आपने स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं होती, हम सब जानते हैं, तो वो प्रॉब्लम, वो चैलेंज क्या था? आई थिंक 6 साल पहले जब हमने अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ा था, मैंने और मेरी वाइफ ने, सो द बिगेस्ट आई थिंक थिंग वाज टू टेक दैट डिसीजन एंड लीप ऑफ फेथ दैट वी विल एक्चुअली लीव आवर वेल पेइंग, वेल सेटल्ड जॉब एंड मूव आउट टू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। जी। और साथ ही साथ जब हमने अपना आइडिया डिसाइड किया था तो वो जैविक खेती के ऊपर था और हमारे किसी भी प्रकार का कोई एक्सपोजर था नहीं खेती में। जी। So I think that was one of the most challenging thing, and then खेती को सीखना और उसको कैसे एक लार्जर पब्लिक के लिए उसको सॉल्व कर सकते हैं, जी। उसको आइडिएट करना बहुत मुश्किल था। हमने इवेंचुअली एक एप्लीकेशन स्कोप किया है जी। जिसमें वी आर एबल टू टीच हाउ टू डू ऑर्गेनिक फार्मिंग, द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड हाउ टू ब्रिंग दैट ट्रेसेबिलिटी टू एंड कस्टमर्स एंड ऑल्सो कनेक्ट डिफरेंट फार्मर्स विथ जी। B2B बायर्स। सो इसको पूरे को स्कोप करना और इसको इवेंचुअली अपने इन्वेस्टर्स तक ले जाना, उनको कन्विंस करना, ये मेरा ये कहना है कि आइडिएशन का जो प्रोसेस है उसको क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट करना, उसको समझना वाज वन ऑफ द मोस्ट, स्ट्रेटजी बिल्डिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स। स्ट्रैटेजी बिल्डिंग सबसे बड़ा चैलेंज था, Definitely. प्रॉब्लम था। कितने स्टार्टअप्स यहाँ पे एग्री करेंगे इससे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी बिल्डिंग होती है? आई थिंक काफ़ी सारे एग्री कर रहे हैं इस पे, तो आई कैन वाउच कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब सर, हाल ही में मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी हमारी इकोनॉमिक सर्वे की 2023 के, जिसके मुताबिक देश भर में 1000 से भी ज़्यादा एग्री टेक स्टार्टअप्स ही हो रहे हैं। तो एग्रीकल्चर पे भी सरकार का बहुत जोर है और एग्री स्टार्टअप्स जो हैं उनको बहुत प्रमोट किया जा रहा है। कोई भी किसानों से या खेती से रिलेटेड कोई भी समस्या जो हमारे जीवन में है, उसका किसी के पास समाधान है या कुछ है स्टार्टअप्स के पास, तो उनको बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि कितना बेनिफिशियल है ये और क्या एडवांटेजेस हैं इस पर्टिकुलर स्टार्टअप में। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स का बहुत इस समय फोकस है। आई थिंक नेक्स्ट जो इम्पैक्ट आ सकता है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। इंडिया में अभी कोई यूनिकॉर्न बन नहीं पाया है अभी तक। आई थिंक 2 कंपनीज आर इन द प्रोसेस ऑफ ऑलमोस्ट रीचिंग यूनिकॉर्न स्टेटस, बट एट द सेम टाइम agriculture is also a very slow progressive process, जिसमें खेती अपने समय से ही बढ़ती है, अपना उसकी चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हैं, उनको आप एक रूम में बैठ के सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड। सो आई थिंक एग्रीकल्चर इज अ वेरी वेरी डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ द कंपनीज और रेस्ट ऑफ द आइडियाज विच आर बीइंग पॉपुलर इन द वर्ल्ड, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं। यहाँ पर आपको नेचर को बहुत ध्यान रखना है और साथ ही साथ उसको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना है, और अगर वो कोई कंपनी उसको अच्छे से कर पाएगी तो देन इट्स, फिर तो आई थिंक द स्काई इज द लिमिट। सो आई थिंक वी आर ऑन द कस्प ऑफ रीचिंग दैट स्टेज, एंड आई थिंक I see that in next couple of years we will see a lot of agriculture technology companies, really ruling the market. बिल्कुल सर, क्योंकि हमारा देश इतनी बढ़ोतरी कर रहा है, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि अब चाइना और अमेरिका के बाद हम 3rd नंबर पे हैं जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं और स्टार्टअप्स की बात करते हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली। एक सर्वे की रिपोर्ट और ये कहती है कि हमारे देश के जितने भी स्टार्टअप्स थे 2021 में, उन्होंने जनरेट किया $42 बिलियन इस सेक्टर में और 44 यूनिकॉर्न्स निकले हैं। और इसके साथ ही 1 मार्च 2023 की अगर हम रिपोर्ट देखें तो सिर्फ इंडिया में ही 115 यूनिकॉर्न्स निकले हैं जिनकी क्यूमुलेटिव वर्थ है $350 बिलियन। तो ये बहुत ही उम्दा एक बात है और ये हम देख रहे हैं कि ये सर्टेनली एक गोल्डन एरा है हमारे देश के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। तो यहाँ पे एक सवाल और मेरे जहन में आता है योगेश सर से। सर, जैसे कि हम बात करते हैं युवा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, बहुत एनर्जी है, बहुत ज़ील है उनमें, बट कई बार वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उन्हें रास्ता नहीं समझ आता कि कैसे जाएं और कंफ्यूज हो जाते हैं ई-सेल और इंक्यूबेशन सेंटर्स में क्या डिफरेंस है या कैसे अपने मेंटर को फाइंड आउट करें। तो उसके बारे में थोड़े हमारे दर्शकों को बताएं। जी,
जैसे मैंने पिछले अपने आंसर में बताया था कि हाउ इंक्यूबेशन सेंटर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स एट अर्ली स्टेज और आइडिएशन स्टेज और ट्रैक्शन और ग्रोथ. सो उसमें कन्फ्यूजन जो स्टेट रहती है वो इसलिए रहती है कि दे आर वर्किंग इन साइलोज, दे आर नॉट वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम जहाँ पे उनको रहना है. जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे ऑफ द स्क्रीन की you will become average of 5 people you are sitting with. So you have to sit with those people to whom you are admiring and want to become that kind of successful people. तो आपको पहले तो उनके बीच में रहना पड़ेगा. जब उन challenges को आप सामने से देखोगे तो you by yourself you learn कि how to overcome these problem statements. तो जो confusion state है वो clutters जो है वो mentorship से और peer learning से दूर होते हैं. फिर सबसे अच्छा example मैं आपको बताऊंगा कि जो incubation center है उसमें आप फर्स्ट लेवल ऑफ बीटा टेस्टिंग ऑफ योर आइडिया कर सकते हो, जिसको आइडिया वैलिडेशन बोलते हैं. हर स्टार्टअप को अपना आइडिया सबसे अच्छा लगता है, लेकिन जब जैसे ही वो मार्केट में जाता है तो मार्केट विल नॉट गिव यू अनदर चांस टू रीलॉन्च इट. तो बिफोर लॉन्चिंग इट इनटू योर गो टू मार्केट यू शुड लॉन्च इट योर प्रोडक्ट और टेस्ट इट योर प्रोडक्ट इन द इंक्यूबेशन सेंटर और अ क्लोज फेटर्निटी, क्लोज कम्युनिटी, जहाँ पे आप जैसे 50-100 लोगों के बीच में अपना कोई एप्लीकेशन या कोई प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहते हैं. तो वो जो आपका पीयर्स हैं वो आपको बिल्कुल जेन्युइनली एज अ कस्टमर आपको फीडबैक देते हैं, और आपका प्रोडक्ट या सर्विस तभी फिनिश होता है जब वो फीडबैक के ऊपर आप काम करते हो. तो बिफोर गोइंग टू मार्केट आपका क्रेडिबिलिटी वैलिडेशन हो जाता है. तो फिर आप अगर किसी फंडिंग इंस्टीट्यूशन को भी अप्रोच करते हो तो एक लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी आती है कि नहीं ये जो है ये स्टार्टअप इज इंक्यूबेटेड एट सम इंक्यूबेशन सेंटर, तो इसका फर्स्ट लेवल ऑफ वैलिडेशन तो हो ही चुका होगा. हाँ, और वो एक लेवल से आगे ग्रो कर चुका होगा. जैसे मैंने बताया कि भाई कन्फ्यूजन इसलिए भी रहती है कि आपको अपना बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल बनाना नहीं आता. मेरे को हमेशा से मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं मोस्ट ऑफ देम 90% ऑफ देम आर टेक्नोक्रेट्स. सो these people are technocrats, they are technically sound but they don't know how to manage their cash flows, fund flows, financial system पता नहीं है. So for that you will not become expert of everything. You have to hire the services of expert. तो आप खुद ही मैनेज करने लगोगे अपने फाइनेंस को तो आप शायद उस ढंग से नहीं कर पाओ जितना कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट कर पाए. हालांकि इनिशियल लेवल में आपके पास उतने पैसे या कैपिटल नहीं होते कि आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को हायर कर ले. तो बेटर है कि आप अपनी टीम ऐसे बिल्ड करो जिसमें कोई CTO हो, कोई CFO हो, कोई CS हो, तो वो अपने अपने रोल्स को निभाए और आप उसके बेस उसको जॉब पे ना रखते हो, उनको ESOPs या फॉर्म ऑफ इक्विटी ऑफर कर सकते हो CXO लेवल पे. तो उनको भी प्राउड फील होगा कि मैं कंपनी में CXO हूँ और मेरे पास इतना पोर्शन ऑफ ESOP या कंपनी के शेयर होल्डिंग है. तो वो भी अपने दम से लग जाएगा और आपका फोकस रहेगा टेक्नोलॉजी साउंड करने में, उनका फोकस रहेगा बिजनेस डेवलपमेंट करने में या फाइनेंस को मैनेजमेंट करने में या लीगली आपके IPRs को सिक्योर करने में. तो आपकी टीम बहुत चूज़ अच्छे से करनी पड़ती है. वही एवरेज ऑफ 5 यू विल बिकम. तो 5 लोगों को अच्छे से आपने चूज़ कर लिया तो आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे. और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो बात कर रहे थे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, जो गवर्नमेंट का टारगेट है, तो एक फैक्ट मैं बताना रह गया था जो कि हमने 5 सालों में जो हमारे 170 स्टार्टअप्स हैं उन लोगों ने लगभग 3600 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करी है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एक कबाड़ी वाला ही है जिसके यहाँ पे हज़ारों एम्प्लॉय काम कर रहे. तो अगर एक स्टार्टअप भी फ्लरिश कर गया तो वो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर सकता है. और हम लोगों को सबको स्टार्टअप नहीं बनाना है. दोज हु आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप हमको उनको सपोर्ट करना है. सारे लोग स्टार्टअप, क्योंकि इट्स अ माइंडसेट, ये एक माइंडसेट वाली चीज़ होती है. स्किल सेट तो टैलेंट तो सबके पास रहता है, लेकिन यस आई एम ए एंटरप्रेन्योर वो अंदर से जब तक फील नहीं आएगा यू कैन नॉट पुश देम. सो मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा. आइडियाज़ तो बहुत सारे लोगों के पास आते हैं, एग्जीक्यूशन इज़ द की. हाँ, एग्जीक्यूशन आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं आपका आइडियाज़ को, वही आपको बाकी स्टार्टअप से या फिर बाकी लोगों से डिफरेंस करता है. बिल्कुल, जैसा कि सर ने हम सबको बताया कि एग्जीक्यूशन आइडिया का बहुत ज़रूरी है, वैलिडेट आपको करना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ अकेले काम नहीं होता, आपको अपनी खुद की एक टीम बनानी पड़ेगी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैंडल करे. इसके साथ ही दोस्तों हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, रुकते हैं थोड़े विराम के, और उसके बाद हम फिर मिलेंगे एक नए सफल स्टार्टअप के साथ. तब तक देखते रहिए. अब कौन सा स्टार्टअप बोलेगा नेक्स्ट? अभी मैं 1-2 स्टार्टअप्स को बुलाने वाली हूँ. There are a few things which need to be added on.
बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक विराम के बाद। और अब हम बात करने वाले हैं हमारे स्टार्टअप्स से। यहाँ पे बहुत सारे सफल स्टार्टअप्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं गाड़ी रिपेयर से भी हैं। तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने स्टार्टअप आइडिया के बारे में बताएं और क्या चैलेंजेस आपने फेस करे थे, क्या आइडिया है आपका, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम गणेश गायकवाड़ है, मैं गाड़ी रिपेयर.com का को फाउंडर हूँ। बेसिकली शुरुआत में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें बेसिकली जिस तरीके का काम करने का मन था वैसी जॉब मिल नहीं पाई, और इंडस्ट्री में हमारे ऐसे कोई रेफरेंसेस थे नहीं, तो हमने सोचा कि ये जॉब हम अपने लिए खुद क्रिएट करते हैं जी। इस तरीके से हमारी कंपनी की शुरुआत हुई। जब शुरुआत करी तो जो हम करना चाहते थे उसके लिए बहुत पैसा लग रहा था। एक वर्कशॉप सेटअप करने का मन था, गैराज लगाने का मन था, बट वो सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव जा रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक गैराज सेट करने से अच्छा कि जहाँ कस्टमर को आवश्यकता है वहीं पहुँचा जाए। जी। तो इस तरीके से हमने अपना काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि हम लोगों की मतलब गाड़ियाँ जहाँ ख़राब हो जाती थी वहीं उनकी मदद करना शुरू कर देते थे। ऐसे में गुडविल भी बनती थी और वो हमें अप्रिशिएट भी करते थे, और हमें ये समझ में आ जाता था कि दिस इज़ अ वैलिड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जी। तो इस प्रकार से हमने लोगों को रोड साइड असिस्टेंस दिया 24/7। धीरे धीरे वो लोग हमें खुद अप्रोच करने लगे कि आप ये काम भी करते हो क्या। जी। तो हम लोग स्लोली, अब स्टार्टअप जो होता है शुरुआत में मना नहीं करता किसी चीज़ के लिए, तो फिर हमने कहा कि हाँ कर देंगे। जी। तो ऐसे करते करते हमने कई सारे रास्ते पे आगे बढ़े, कई जगह हमें फेलुअर भी मिला, तो हमें समझ में आया कि ये नहीं करना है। फिर हमने समझा कि इतनी मेहनत करके यहाँ पे हमें ज़्यादा बेटर रिटर्न मिल रहा है, तो हमने ऐसे अपने मॉडल को मल्टीपल टाइम पिवट किया। शुरुआत भले छोटे से करी थी, बट अब हम इतने बड़े बड़े गैराजेस के साथ काम करते हैं कि हमें लगता ही नहीं कभी कि हमें अपना गैराज सेट करने की ज़रूरत है। एंड इस पूरी जर्नी में हमें सीखने को ये मिला कि आप कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम है, अगर उसका एक बेहतर सॉल्यूशन दे पाने में आप उनकी मदद करते हैं, आप दे पाते हैं, तो वो आपको पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें। एंड मार्केट में ऑलरेडी जो प्लेयर्स होते हैं, जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेस होते हैं, जिन्हें लगता है कि यार इनको तो मेरे पास ही आना है, तो वो क्या होता है कि कस्टमर की कुछ वैल्यूज़ का ध्यान नहीं रखते। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अनऑर्गेनाइजेशन और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग बस वही काम करते हैं, लेकिन हम लोगों ने हमारे बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी के फैक्टर पे काम किया, रिलायबल बनाया इस पूरे प्रोसेस को, ताकि कस्टमर अपनी गाड़ी को लेके हम पे विश्वास करें। एंड दिस इज़ हाउ गाड़ी रिपेयर वर्क्स। एंड अब हमारे कस्टमर्स जो भोपाल, इंदौर, रायपुर में 10,000 से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं जो हम पे विश्वास रखते हैं, और हम उनका जो गैराजेस हैं उन्हीं पे ही काम कराते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली उनसे नहीं करा के हमारे थ्रू कराते हैं, क्योंकि हम उनको एक वैल्यू प्रपोजिशन देते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड गुड कस्टमर सर्विस। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं जो इस बात को लेके अटक जाते हैं रास्ते में बीच में कि यार ये जो मैं सोच रहा हूँ इसके लिए तो बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, तो वो रास्ता मोड़ देते हैं, बोलते हैं कि अब मुझे तो फंड मिलेगा तब मैं करूँगा, एक एक्सक्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं खुद के लिए। तो मेरा उनके लिए एक मैसेज है कि यार आपको है ना, अगर आगे बढ़ना है तो आप रास्ता खोज सकते हो, लेकिन आप अपने लिए कभी एक्सक्यूजेस मत क्रिएट करना कि ये हो रहा है तो इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब वो जो रोने वाली आदत होती है ना, दैट शुड नॉट बी द एटीट्यूड, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत बहुत तालियां इनके लिए हम सब बजाएंगे, क्योंकि आपका बहुत खूबसूरत आइडिया। और ये गाड़ी एक ऐसी चीज़ होती है, आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं के लिए भी निकल रहे हैं और बीच में ही कभी ख़राब हो सकती है। तो मैं मानती हूँ कि इनका स्टार्टअप आइडिया तो बहुत ही उम्दा है, और जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि गिव अप मत करें और कोई एक्सक्यूज़ ना दें, और वो पेन पॉइंट समझें कि क्या है इस जर्नी में, तभी आप एक सफल स्टार्टअप बन सकते हैं। यहाँ पे हम रुक करते हैं हमारी एक्सपर्ट पैनल पे। हम मैम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी स्कीम्स के बारे में कि स्टार्टअप्स कैसे लाभ उठा सकते हैं और जुड़ सकते हैं, बहुत सारा फ़ायदा इंक्यूबेशन सेंटर्स को भी मिलता है इससे, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टअप्स अगर बढ़ रहे हैं तो वो इसीलिए भी क्योंकि इंक्यूबेटर्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो जब इंक्यूबेटर्स सपोर्ट कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट का भी वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंक्यूबेटर्स को भी सपोर्ट करें जी। सो फॉर इंक्यूबेटर्स ऑल्सो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो स्टार्टअप पॉलिसी से लिया जा सकता है। एक सिंपल सा अगर मैं बात बोलूँ तो अगर आप कुछ अच्छा इवेंट कर रहे हैं तो आपको 5 लाख तक उस इवेंट में आप ले सकते हैं स्टार्टअप सेंटर से, एंड अप टू 20 लाख आप ले सकते हैं पूरे साल में। तो ऐसे
और इसके अलावा आप अपना जो कैपेसिटी है उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इस पे मैं एक चीज़ ये भी बोलूँगी कि जैसे स्टार्टअप्स जब इंक्यूबेटर्स के पास जाते हैं जी तो यूजुअली अगर मतलब जो यहाँ पे मेरे साथ में बैठे हुए हैं इंक्यूबेशन से, तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये होता है कि फंडिंग का, कि हमें फंडिंग कितनी मिलेगी। वो ज़माने गए जब आपको आइडिया के ऊपर फंडिंग मिल जाता था, एंजल इन्वेस्टर आपके आइडिया के ऊपर पैसा डालने के लिए तैयार था। आज की डेट में इकोसिस्टम थोड़ा सा और मैच्योर हो गया है। तो पहले जैसे गणेश ने बोला कि आप अपने आइडिया पे काम करिए, देखिएगा कि मार्केट फिटमेंट है या नहीं। मार्केट फिटमेंट है तो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करिए कि आपका मार्केट वाकई में कितना बड़ा है। जी बहुत से स्टार्टअप्स यही नहीं जानते कि उनका टोटल टैम कितना है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, मतलब कितने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। तो ऐसी मतलब टैम सैम सोम की बात करते हैं, किसी को पता ही नहीं है कि आपके एक्चुअली में कितना बड़ा ऑडियंस है आपका। तो अपना मार्केट रिसर्च करिए, उसके बाद वर्क करिए अपने आइडिया के ऊपर। उसके बाद जब आप फंडिंग की बात करते हैं, रेवेन्यू लेके आने के बाद बहुत है। आज की डेट में फंडर्स ये बोलते हैं कि हमारे पास ऐसे स्टार्टअप्स नहीं आ रहे हैं जिनको हम फंड कर सकते हैं। जी पैसे की कमी नहीं है, जी। बट अच्छे आइडियाज जिनके ऊपर काम किया गया है जी उसकी कमी है। रिसर्च भी यही बोलता है कि 47% ऑफ स्टार्टअप्स फेल क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट फिटमेंट नहीं है। Right. और इसीलिए हम बात करते हैं 80 to 90% स्टार्टअप्स फेल। तो क्या बात है उसमें, मतलब यू हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स एंड इंक्यूबेटर्स एक्चुअली इस रेशियो को फ्लिप करते हैं। उनके पास अगर आप देखेंगे तो जितने स्टार्टअप्स जाते हैं गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस, तो 80 to 90% स्टार्टअप्स विल बी सक्सेसफुल। जी So that is where incubators come in. बिल्कुल मैम। और यहाँ पे एक सवाल और, जब हम फंडिंग की बात करते हैं, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी स्टार्टअप को रन करने के लिए, जैसे मैम ने भी यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे हम वीरेंद्र सर से जानना चाहेंगे, सर जब भी कोई स्टार्टअप आपके पास आता है लोन लेने के लिए या कुछ भी, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे भ्रम हैं कि बैंक से प्रॉब्लम होती है फंडिंग में, या उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। क्या वो कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए मानता है या क्या प्रोसेस है? जी बिल्कुल। जनरली एक स्टार्टअप जब हमारे पास आता है उसके पास एक आइडिया होता है, जी बट बैंक्स जो हैं आरबीआई की गाइडलाइंस से बंधे हुए हैं। उनके एक स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिसके हिसाब से जिस एलिजिबिलिटी में वो फिट बैठते हैं उस हिसाब से हम उनको फंडिंग करते हैं। स्टार्टअप्स को भी ये समझना होगा कि जब वो बैंकर्स के शूज़ में आके देखेंगे कि वेदर देयर स्टार्टअप उनको ये कॉन्फिडेंस दे पाएगा कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ पब्लिक फंड्स विच वी आर मैनेजिंग ऑन बिहाफ ऑफ देम। दूसरा, मैं स्टार्टअप से एक बात और कहूँगा कि आपकी इनिशियल फेज में यू डोंट टेक फंडिंग बिकॉज इट एड्स टू योर कॉस्ट। और स्टार्टअप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर्वाइवेबिलिटी। अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो आप आगे कैसे जा पाएंगे। तो यू टेक फंडिंग वंस योर रेवेन्यू, आपके पास कैश फ्लोज आने लग जाएं, तो उसमें हमें भी थोड़ा कंफर्ट रहेगा और आप भी उसमें अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया सर इतने अच्छे से हमारे दर्शकों को बताने के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सफल स्टार्टअप्स हैं तो इनसे भी बातचीत करते हैं। एक और स्टार्टअप है हमारे पास, प्लीज़ अपने स्टार्टअप आइडिया के बारे में थोड़े हमारे दर्शकों को बताएं और किस बात ने आपको इंस्पायर किया इस स्टार्टअप जर्नी में जाने के लिए। मेरा नाम अर्थनेमा है और मेरे स्टार्टअप का नाम है आर्थिक सलाहकार। हम सभी स्टार्टअप्सों को फाइनेंशियल कंसल्टेंसी और बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी योगेश सर ने कहा था कि हर एक स्टार्टअप जो होता है वो एक अपने कोर बिजनेस पे ध्यान देता है, उसके पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं होता है, या अगर वो जाता है फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास तो उसको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। तो हमने हम खुद भी एक स्टार्टअप हैं, हमने जब हमारा स्टार्टअप स्टार्ट किया तो हमने यही सोचा कि कैसे एक हम स्टार्टअप को कंपनी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कैसे हम सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट दिलवा सकते हैं, कैसे हम बैंक्स की तरह लोन करवा सकते हैं। बिकॉज जैसे कि जब वो बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए तो कई सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह हो जाती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें वो फंस जाते हैं, जिसमें हम उनकी फ्रॉम दी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी मदद करते हैं। इसके अलावा हम पूरे स्टार्टअप को, जैसे कि अभी गणेश सर ने भी बताया था कि शुरुआत में हम किसी भी स्टार्टअप को या किसी भी अपने कस्टमर को मना नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए,
तो जैसे कि आज क्या होता है कि अगर कोई स्टार्टअप ऐसा है कि जिसका रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, कुछ भी करना है, तो हम उसके घर तक जाते हैं, हम उसके घर से एक एक चीज़ लेके आएंगे, हम उसको पूरी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको कहीं पे भी ये दिक्कत ना जाए कि हम किसी सीए के पास गए और वहाँ जाके हमारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, तो हम उस चीज़ को पूरा बेनिफिट दिलवाते हैं। उसके अलावा जैसे किसी का आइडिया हुआ, किसी का लोगो ट्रेडमार्क करवाना है, पेटेंट कराना है, हम उसमें उनका पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं लो कॉस्ट वगैरह पे और क्वालिटी सर्विस देके कितने जल्द से जल्द हो सके। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात भी की गई थी कि एक जो टाइम कॉस्ट है एक स्टार्टअप के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्टार्टअप बिजनेस करने के लिए मतलब अपने मेन बिजनेस पे ध्यान देने की जगह अगर वो इन्हीं प्रोसेसेस में लग जाएगा तो फिर वो बिजनेस कब कर पाएगा। तो इन चीज़ों के लिए हम हमेशा हैंड होल्ड करते हैं कि स्टार्टअप को शुरू से लेकर आखिरी तक उसका हाथ पकड़ के हम उसको आगे तक लेके जाते हैं। तो अभी हम मोर देन 300 स्टार्टअप्स हैं जिनको हम सर्विसेज दे चुके हैं एंड वो नंबर तेजी से ग्रो हो रहा है क्योंकि हम उसको क्वालिटी सर्विसेज दे चुके हैं। मेरा एक सवाल वीरेंद्र जी से है, जैसे कि सर आपने बताया है कि आप कोई भी एक स्टार्टअप है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो अपने नज़दीकी ब्रांच जाता है और वहाँ से वो इन स्कीम्स का बेनिफिट ले सकता है या लोन के लिए इजीली प्रोसेस कर सकता है। लेकिन कई सारी जो जनता है या कई सारे जो लोग हमारे पास भी आते हैं या आपके पास जाते हैं तो उनको ये दिक्कत जाती है, वो ब्रांच ये कहती है कि नहीं ये स्कीम्स का हम फ़ायदा नहीं दिलवाते हैं, वो दूसरी ब्रांच है, वो जोनल ऑफिस है, वो हेड ऑफिस है, वो उनको इस तरीके से करके भगा दिया जाता है कि नहीं हम नहीं करवाते हैं जस्ट बिकॉज इन स्कीम्स में कोलेट्रल फ्री रहता है सर। जैसे कि अगर मुद्रा योजना हुई, पीएमजीपी हुई, वो कोलेट्रल फ्री है। तो बैंक्स इसका ना बेनिफिट दिलवा के वो नॉर्मल लोन की प्रोसेस में उनको बोलती हैं। सर इस पर हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ब्रांचेस ऐसे एलोकेटेड हैं या सर सभी ब्रांचेस दे सकती हैं जनता को, आप बताएं। नहीं, सभी ब्रांचेस आपको यहाँ पे थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइएगा आप इसका जवाब, क्योंकि हमारे पास और भी स्टार्टअप्स हैं, समय की थोड़ी कमी है। सभी ब्रांचेस ये सरकारी योजना के लोन करने के लिए ऑथराइज्ड हैं। ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड ब्रांच नहीं है जो जहां आपको पर्टिकुलरली जाना है। ऑल्दो सभी बैंक्स के अलग प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं जहां पे वो एप्लीकेशन लेके वो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं प्रोसेस करने के लिए। दूसरा, जो एप्लीकेशन जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं वो पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पीएमईजीपी के लिए आप KVIB के थ्रू, जो DIC की साइट है, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो स्टार्टअप्स को शायद पता नहीं होता है कभी कभार जानकारी के अभाव में। फिर आप अलग अलग स्कीम है, जैसे मुद्रा योजना है, वो आप बैंक्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट का पोर्टल है आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पोर्टल फिर रूट आपको करता है जो भी आपकी बैंक आप जहां आप चाहते हैं नियरेस्ट है या फिर जहां आपका ऑलरेडी खाता है। एज सच कोई बाध्यता नहीं है कि आप पर्टिकुलर ब्रांच में ही जाएं या फिर पर्टिकुलर बैंक में ही जाएं। सभी बैंक्स इसके लिए ऑथराइज्ड। बिल्कुल, शुक्रिया सर इस जवाब के लिए। क्योंकि हमारे पास और भी स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, थोड़ा अपने आइडिया के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। क्या आइडिया है आपका, क्या इनोवेशन है? नमस्कारम, मेरा नाम है साक्षी प्रगट और मैं फाउंडर हूँ ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है साक्षी द डिवाइन विटनेस। सो ये एक योगा स्कूल, योगा एंड मेडिटेशन रिट्रीट ऑर्गेनाइजेशन और वेलनेस सेंटर है। तो बेसिकली कोविड के टाइम में जैसे कि हम सब मेंटल हेल्थ इश्यूज से ग्रसित थे, तो उस समय मैं भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में थी, मैं फाइनेंस में थी, जैसे कि सुधांशु सर ने कहा मैं भी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी। सो कहीं ना कहीं वहाँ पे समझ में आ रहा था कि एक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ रही थी कि जब मैं योगा और मेडिटेशन में थी और एक आंतरिक रूपांतरण जब मैं महसूस कर पा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इसको एक बिजनेस आइडिया बनाऊँ। मे बी लोग आज के टाइम में सोचते नहीं है योगा एंड मेडिटेशन को एज अ बिजनेस आइडिया, लेकिन मैं क्रिएटिवली सोच के एक आइडिया बनाना चाहती थी। तो व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने अभी कुछ ही लाइक इट हैज़ बीन 6 months, सो हमने मेडिटेशन रिट्रीट का हमने एक पूरा प्लान बनाया। सो ये एक बहुत ही यूनिक आइडिया है। हम इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर, एडवेंचर, योगा एंड मेडिटेशन से लोगों को कनेक्ट करना, इन सब चीज़ों को हमने एक प्लेटफॉर्म पे लाए हैं। एंड द गुड पार्ट इज़ कि इसका बहुत अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली यूथ में। सो इन चीज़ों का डिस्कशन यूथ भी ज़्यादा नहीं करता, बट
कहीं ना कहीं वो सर्च कर रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स लाइफ में जो उनको एक इंटेंसिटी दे थ्रू एडवेंचर, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पीस ऑफ माइंड दे। तो उन सब का कॉम्बिनेशन जब हमने ऐसे क्रिएट करके थ्रू आर रिट्रीट हमने दिया, तो वी सॉ दैट कि वो लोग इसको पसंद कर रहे हैं। सो देन वी वेंट आउट, हम इसके साथ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हाल ही में Yes. हमने कोविड टाइम से देखा मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया गया है। योगा और व्यायाम करना, फिजिकल एक्टिविटीज़, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत तालियां इस स्टार्टअप के लिए भी, बहुत अच्छा उम्दा आइडिया है। प्लीज़ माइक आप एक और स्टार्टअप को यहाँ पे दें। आप अपने आइडिया के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं, क्या आइडिया है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन गुप्ता है और मेरे स्टार्टअप का नाम सेल्फ केयर है। जैसा कि हमको बचपन से सिखाया जाता है कि हेल्दी खाना, फ्रूट्स खाना क्यों कितना ज़रूरी है, लेकिन आज की जनरेशन में हम देखें तो हम टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, लेकिन अगर आप हेल्थ वाइज देखेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। हमारा लाइफ स्पैन बहुत कम हो गया है। कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे बुजुर्गों को एक लंबी एज के बाद होती थी और हमें बहुत जल्दी होने लगी हैं। जी। हार्ट प्रॉब्लम्स आप देखेंगे तो आजकल 17 साल के बच्चे को भी हार्ट प्रॉब्लम्स होने लगे हैं। आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में आप देखेंगे तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप हेल्दी खाना तो छोड़िए, अपना रेगुलर खाना भी खा पाएँ। जी। इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए हम लोगों ने ये चालू किया कि जैसे कि फ्रूट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, जूसेस हैं, डिटॉक्साइड वाटर, स्मूदीज़, ये सारी चीज़ें जो हमको रोज़ अपनी डेली लाइफ में लेना चाहिए, वो क्योंकि लोगों के पास प्रिपेयर करके उसको मार्केट से खरीदेंगे, घर जाएंगे, कट चॉप करेंगे, कंज्यूम करेंगे, इतना तो टाइम ही नहीं है। तो और अगर कोई बहुत ज़्यादा करना भी चाहे तो वो कंसिस्टेंसी लोग नहीं कर पाते, और हमको मालूम है आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं तो आपका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने जैसे कि फ्रूट बॉक्सेस हैं, स्प्राउट्स हैं, जूसेस हैं, ये सारी सर्विसेज खुद प्रिपेयर करके फ्रेश लोगों के डोर स्टेप और ऑफिस डेस्क पे पहुंचाना चालू कर दिया। इसमें हमने टारगेट किया उन लोगों को जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जॉब कर रहे हैं, डेली जा रहे हैं, उनके पास बेसिकली बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो आप देखेंगे आज हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, बैंक्स में, स्टूडेंट्स जो हॉस्टल्स में बाहर से आकर रह रहे हैं, जिनके पेरेंट्स इसलिए परेशान होते हैं कि उनका बच्चा दूसरे शहर में कुछ हेल्दी खा पा रहा है या नहीं खा पा रहा है। हमारे फ्रूट बॉक्स में हम 5 से 6 तरीके के फ्रूट्स का, सीजनल और एक्जॉटिक फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन मात्र 57 रुपीज़ में प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डिलीवरीज फ्री हैं। एक और लोगों को ये भ्रम होता है कि अगर उन्हें कुछ हेल्दी खाना है तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत है। तो हमने उसको भी, वो प्रॉब्लम भी ख़त्म किया कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक कम रेंज में हेल्दी खा सकते हैं। तो हमारा विज़न यही है कि लोगों की ईटिंग हैबिट जंक से हेल्दी की तरफ ट्रांसफ़र हो, और लोग जो भी कर रहे हैं मतलब हेल्दी बनेगा इंडिया। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं स्टार्टअप का नाम। सेल्फ केयर नाम है मेरे स्टार्टअप का, और अभी हम ऑलमोस्ट पूरे भोपाल में काम करते हैं। बहुत बहुत तालियां, आपका बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है, क्योंकि हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय। इसके साथ ही दोस्तों वक्त की कमी हो चली है और अलविदा कहना का टाइम हो चला है आप सभी से। हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं हमारी एक्सपर्ट पैनल का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें यहाँ पे दिया, और थैंक यू सो मच। इतने सारे स्टार्टअप्स हमारे पास यहाँ पे जुड़े। इसके साथ ही दोस्तों अपनी दोस्त निष्ठा को दीजिए अलविदा। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।